हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस नई वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो आने वाला एग्ज़ाम है डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन एचआई का। कुछ एग्ज़ाम हो चुके हैं, अभी कुछ बचे हुए हैं, यानी कि कुछ पेपर्स या सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ बचे हुए हैं। उनमें हम देखते हैं कि आज मैं चर्चा करूँगा, हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो संभावित हैं या हमेशा आते हैं, क्योंकि वो पुराने अगर पिछले पेपर्स में आप देखेंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं। तो हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से आ सकते हैं। और डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन एचआई का जो एग्ज़ाम चल रहा है सेकेंड ईयर, देखते हैं। पेपर का नाम है कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण है उसका विषय वस्तु पूरा है। चलिए देखते हैं हम। इससे पहले जो पेपर हुआ था वो कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स का था। हम देखते हैं कि इसमें चर्चा करते हैं, सोशल साइंस पे हम चर्चा करते हैं, जिसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं, जिसमें आपके 5 यूनिट्स हैं और मोस्टली किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला ये दिमाग में रखिए कि जो प्रोजेक्ट मेथड है, इससे सवाल हमेशा पूछा गया है, या वो साइंस मैथ में रहा हो या सोशल साइंस में रहा हो। हमेशा पूछा गया है कि उसके जनक कौन हैं, या प्रोजेक्ट मेथड के निर्माता कौन हैं, या जो प्रोजेक्ट मेथड के निर्माता हैं उनके गुरु कौन हैं। आप जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किलपैट्रिक ने दिया है और उनके शिष्य थे जॉन डीवी, और इनका लर्निंग बाय डूइंग पूरा प्रोसेस चलता था, करके सीखने पर जोर दिया जाता था। ऐसे नहीं कि किसी पर ज़बरदस्ती हमने कह दिया कि हाँ ये होता है, नहीं। किसी भी चीज़ के गुण, उसकी फंक्शनिंग, उसको करके वास्तविक देखने के आधार पर जो रिजल्ट देते थे, तभी जाकर के कहते थे कि हाँ ये वास्तव में, इसलिए करके सीखने पर जोर देते थे। इसको जरूर पढ़िएगा, पूरा फोकस करिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग में भी पूछ लेता है, शॉर्ट में भी पूछ लेता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। कई बार तो दोनों में पूछा है। ये बेसिक है कि आप सोशल साइंस जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह किस तरीके से, अगर सवाल पूछ ले कि सामाजिक विज्ञान क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, तो आप सारी चीज़ें लिख देंगे। जो इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये सारी चीज़ें मिला करके आप बहुत सारे लिख देंगे। अन्य विषयों में आप गणित ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, अन्य जो जितने सब्जेक्ट हैं उनको आप जोड़ दीजिए, तो वो अन्य विषयों से संबंध कैसा है। देखिए, सोशल साइंस में हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, राइट। और उसके अंदर जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो समाज में, समाज से जुड़ी हर चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो मैथ भी शामिल है, इकोनॉमिक्स भी शामिल है, साइंस भी शामिल है, सब कुछ शामिल है, अन्य सब्जेक्ट भी सारी चीज़ जुड़ जाता है। एक चीज़ और, मैगजीन्स मत भूलिएगा, मैगजीन्स ऑफ सोशल साइंस टीचिंग। इसमें बहुत सारी मैगजीन्स हैं, आप एक एक करके सभी पढ़िएगा, सबका मतलब जानिएगा विशेष करके। कई बार तो टॉपिक पूछ लेता है, पिछले मैथ है, साइंस और मैथ में सवाल कर लिया था कि 5-5 टॉपिक बताइए। इसमें भी आप टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए गांव एक टॉपिक ले लीजिए, परिवार एक टॉपिक ले लीजिए, समाज एक टॉपिक ले लीजिए, पास पड़ोस एक टॉपिक ले लीजिए, पेड़ पौधे एक टॉपिक ले लीजिए, व्यक्तियों का रहन सहन एक टॉपिक ले लीजिए, जीवन यापन के तरीके टॉपिक ले लीजिए, यातायात के संसाधन टॉपिक ले लीजिए। बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। आप उनको किस मैगजीन से बेहतर पढ़ा पाएंगे, वो आप पहले तो आपको सारी मैगजीन्स जो शिक्षण सूत्र हैं उनको आप बेहतर पता होना चाहिए। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि हम किस तरीके से उनको डिफाइन करेंगे, कैसे एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल्स दे दे के ही बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। अगर आपने क्लास की होगी तो आपको टीचर पढ़ाए होंगे, नहीं तो आप सेल्फ स्टडी जरूर कर लीजिए, भूलिएगा मत। इसके अलावा जो मेथड है, देखिए जो मैं बताया था ना कि अभी मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, उसमें से वो वाले आते हैं सभी, जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, होल टू पार्ट, एम्पिरिकल टू रेशनल, ये सारी चीज़ें जितनी भी है ये सब आते हैं। और जो मेथड होते हैं वो इनमें बहुत सारे दिए, लेक्चर मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, हिस्टोरिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, टीम टीचिंग, सेल्फ स्टडी, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सब क्या है, हमारे मेथड हैं। ये भी आते ही आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े पार्ट है।
टीचिंग में मैगजीन्स और मेथड ना आए, ये हो ही नहीं सकता। ये ध्यान रखिए, क्योंकि वो पेपर ही उसी चीज का है, पेडागोजी का पेपर है, और अगर उसी में ये नहीं पूछता तो फिर बेकार है। तो इसलिए मैगजीन्स और मेथड ये दोनों बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, ये आता ही आता है। दूसरी चीज, ये मैगजीन्स और मेथड में इसके जनक कौन है, किसने इसको प्रसारित किया, उसका डेफिनेशन वगैरह पढ़ लीजिए। इसकी मेन विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इसके जो मेन क्वालिटीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। साथ ही आपने सब तो बता दिया, लेकिन एचआई बच्चों के साथ एडाप्टेशन कैसे करेंगे। मान लीजिए कि कोई मेथड पढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ एचआई बच्चों के साथ एडाप्टेशन कैसे करेंगे, चाहे मैगजीन्स हो चाहे मेथड हो। ध्यान रखिए, एचआई बच्चों पे आपको दिमाग में होना चाहिए फोकस कि विजुअलाइजेशन मेन होता है। वो देख करके ही सीख सकते हैं या वाइब्रेशन से सीख सकते हैं, लेकिन सुन करके नहीं सीख सकते। तो इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये दिमाग में रहे कि उनके लिए कैप्शनिंग, चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड, बड़े बड़े इमेज, चित्र जो होते हैं, उन सब का उपयोग आप करेंगे। चाहे किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हो, चाहे किसी के माध्यम से पढ़ा रहे हो। कोई बड़ा टॉपिक ले लिया, जैसे मान लीजिए कि आपने जानवरों के बारे में पढ़ा रहे हैं, अब हाथी के बारे में पढ़ा रहे हैं। अब हाथी के चित्र की बजाय, हाथी से संबंधित चित्र की बजाय आप किसी गांव का चित्र ले गए, आप किसी व्यक्ति का चित्र ले गए, तो वो सूटेबल नहीं होगा। हाँ, किसी एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि हाथी घर में भी होता है, ये व्यक्ति है, इसने पाल करके रखा है, या इस गांव में है, वो एक अलग बात है। या बच्चों से पूछ सकते हैं कि किसके किसके घर में हाथी है, घोड़ा है, बकरी है, भैंस है, या किस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स दे दे के आप लिखा करिए। सवाल में पूछता है कि उदाहरण सहित समझाइए, लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर उदाहरण कैसे दें। उदाहरण आप पढ़ेंगे तब ना देंगे। तो एक बेहतर एग्जाम्पल देने के लिए आपको बेहतर किताबों को पढ़ना पड़ेगा। किसी का एक लेक्चर सुन करके आप वहां पर लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। टेक्निक्स कौन कौन सी होंगी, जो फील्ड ट्रिप्स, एक्टिविटी, डायरेक्ट एक्टिविटी, स्टोरी, ये तो सब में पूछता है। मैथ में भी पूछा था और ये सोशल साइंस में भी पूछ रहा है। देखिए, मेथड्स में आपका जितने भी मेथड हैं, चाहे वो लेक्चर मेथड हो, चाहे वो ह्यूरिस्टिक मेथड हो, चाहे वो हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपका ये पहली यूनिट में पूरा दिया हुआ है। लेकिन टेक्निक्स में हम डायरेक्टेड एक्टिविटीज़, पोएम्स, स्टोरी टेलिंग, न्यूज़पेपर, विजिट, इन सभी का इस्तेमाल करके पढ़ाते हैं। अब अभी पूछा ही था बाल गीत के माध्यम से, रिम्स, कि मैथ कैसे पढ़ाएंगे, गणित कैसे पढ़ाएंगे, तो सोशल साइंस भी पढ़ा सकते हैं कहानी के माध्यम से। कहानी, कोई गांव ले लीजिए, किसी ज़माने में, किसी दशक में, या 2 साल पहले, 4 साल पहले एक गांव हुआ करता था, वहाँ राजा होते थे। किसी पाठ को समझाने के लिए आप मनोरंजनात्मक बना सकते हैं। आपके लिखने का तरीका बेहतर होना चाहिए। सोशल साइंस टीचिंग, प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन पे जरूर फोकस करिएगा। 2 सवाल, एक सवाल 2 सवाल हमेशा पूछता है। एक तो 1 नंबर में पूछ सकता है कि क्या फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन में अंतर है, या सीधा सीधा पूछ लेगा कि रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में कोई अंतर नहीं है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सही है कि गलत है, अंतर है या नहीं है। ये ध्यान रखिए, ये सब सवाल बहुत पूछता है और सब में पूछता है। इन दोनों में अंतर जान लीजिए। देखिए, संरचनात्मक और योगात्मक का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो 1967 में एक महोदय थे जिनका नाम था माइकल स्क्रीबेन। माइकल स्क्रीबेन 1967 में दिया। उन्होंने कहा कि देखो, एजुकेशन को बेहतर बनाना है ना, तो ये दोनों बहुत ज़रूरी है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन है, उसको करने से हमारा जो शिक्षण के दौरान सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उसके दौरान हम इवैल्यूएट करते हैं, राइट। जैसे कि यूनिट टेस्ट हो गया, असाइनमेंट दे दिया गया, कभी क्लास में क्वेश्चन पूछ लिया गया, कभी कोई एक्टिविटीज़ करा ली गई इवैल्यूएशन के माध्यम से। लेकिन
जो समेटिव होता है, वो अंत में जो फाइनल एग्जाम होता है, वार्षिक एग्जाम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं कि वो समेटिव एग्जाम है। इन दोनों में कॉन्सेप्ट को समझिए, और ये दोनों को करने से वाकई में डेवलपमेंट होता है। अगर आप टीचर हैं, कहीं पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है पढ़ते हुए भी, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। सबसे बड़ी चीज़ है प्लानिंग। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, बिना प्लानिंग के दुनिया में कुछ भी करेंगे ना, सफल नहीं होंगे। हाँ, तुक्का भिड़ जाए वो एक अलग बात है। तो जब आप लेसन प्लानिंग करते हैं, आपसे पूछ लिया पाठ योजना क्या है, आप सीधा सा बताइए कि पढ़ाने से पहले प्रशिक्षु अध्यापक या शिक्षक द्वारा उस टॉपिक से संबंधित जुड़ी चीज़ों, टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन कैसे करेगा, इवैल्यूएशन कैसे करेगा, होमवर्क कैसे देगा, इन सारी चीज़ों का जो एक लेखा जोखा तैयार करता है, वो कहलाता है हमारा लेसन प्लान। और ये बनाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसको बनाने से एक वेल मेंटेन तरीके से टीचिंग हो पाती है, एक बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से प्रोसेस में टीचिंग हो पाती है। अदरवाइज टीचिंग अच्छी नहीं हो पाती। फिर हम हाथ, कभी पैर, कभी सिर, कभी आंख पढ़ाते हैं, बस ऐसे व्यवहारिक बातें बता के चले आते हैं। ये होता है अधिकतर टीचर। कुछ टीचर होते हैं ऐसे घमंड में रहते हैं कि हमने तो पहले पढ़ लिया है 10 साल पहले और हमें तो याद है सब, वही पढ़ा के चले आएंगे। नहीं, अरे डेली अपडेट होता है भाई, हर दिन नया निकलता है, डेली अपडेट होता रहता है। हमारा सोसाइटी अपडेट होता रहता है, कंटेंट अपडेट होता रहता है, कंटेंट में एग्जाम्पल्स अपडेट होते रहते हैं। तो हम पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब यूनिट टेस्ट लेते हैं, देखिए पिछली बार सवाल किया था, जो एक आदर्श यूनिट टेस्ट है उसमें ब्लूप्रिंट की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट एक ऐसा खाका होता है जिसमें वो सारी चीज़ें निहित होती हैं कि जो हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं, जिस एग्ज़ाम का ब्लूप्रिंट बनाए हैं, उस कितने नंबर का होगा, उसमें किस किस लेवल के क्वेश्चन होंगे, जैसे नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एप्लीकेशन लेवल, उसका डिफिकल्टी लेवल कितना होगा, कितने सरल क्वेश्चन होंगे, कितने कठिन क्वेश्चन होंगे, कौन क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, किस सब्जेक्ट का है, किस क्लास का है, ये पूरा एक खाका बना लिया जाता है। जैसे इंजीनियर होता है ना, घर बनाने से पहले पूरा ब्लूप्रिंट बना लेता है, वैसे ही सेम है। तो यूनिट टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए आप प्लानिंग करेंगे, प्रिपरेशन, आप ब्लूप्रिंट करेंगे, फिर क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, फिर एडिटिंग करेंगे, फिर जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। कई बार ऐसा पूछ लेता है कि अगर आप यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कौन कौन से बातों को ध्यान में रखेंगे। ये आपके 2.2.3 में लिखा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ यूनिट टेस्ट, जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है पहले प्लानिंग करेंगे, फिर प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, जो मैंने अभी बताया कि खाका होता है पूरा, एंड क्वेश्चन पेपर, फिर क्वेश्चन पेपर बना लेंगे। क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद उसे एडिट कर लेंगे, कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, कहीं शब्दों का चयन ठीक नहीं, कहीं सेंटेंस नहीं बना, तो आप उसे बाद में एडिट कर लीजिए एंड एडमिनिस्ट्रेशन लागू कर दीजिए, एग्जाम ले लीजिए। इसके बाद फिर हम कॉपी चेक करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, राइट। एक चीज़ और, टेक्स्ट बुक से सवाल बहुत आते हैं, पाठ्य पुस्तक से सवाल बहुत आते हैं कि करिकुलम जो होता है वो टेक्स्ट बुक क्यों जरूरी है, करिकुलम और टेक्स्ट बुक में क्या अंतर है, इसे बेसिकली पढ़ लीजिएगा। स्टडी ऑफ स्टेट सिलेबस एंड कंटेंट, मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि सामाजिक विज्ञान जो पाठ्यक्रम है वो कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निर्मित करना है, तो आप कैसे निर्मित करेंगे, उसमें कौन कौन से कंटेंट डालेंगे, या कक्षा 1 के लिए, कक्षा 5 के लिए निर्मित करना है तो आप किस किस तरीके के कंटेंट डालेंगे। देखिए, सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को ध्यान रखिए, उनका रहन सहन, उनका जीवन यापन, उनका वेशभूषा, उनका खान पान, उनका जो संस्कृति होता है, इन सब को जोड़ दीजिए। महानुभाव लोगों के द्वारा दिया गया समाज के लिए संदेश उसमें जोड़ दीजिए। एक बेहतर बुक्स बन जाएगी, बेहतर कंटेंट बन जाएगा। एडाप्टेशन, एडाप्टेशन हमेशा सवाल करता है और आता ही आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एडाप्टेशन से सवाल नहीं आता है। एडाप्टेशन से सवाल, एडाप्टेशन क्या है, अनुकूलन क्या है। देखिए, अनुकूलन एक प्रोसेस है जो विद्यार्थी के अनुसार हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जिसमें वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी समस्या के अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेता है, या एक्सेसिबल एनवायरनमेंट के माध्यम से वो पढ़ लेता है। मतलब विद्यार्थियों के अनुसार एनवायरनमेंट को बना देना, वो क्या है, एक एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब है किसी के अनुसार कर देना, एक जिसे हम अनुकूल कहते हैं। अनुकूल, जैसे मान लीजिए कि मुझे बहुत गर्मी लगती है लेकिन फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, तो वहाँ पर रूम मेरे लिए अनुकूल है।
लेकिन अगर वहां पर नहीं चलेगा तो मेरे लिए प्रतिकूल हो जाएगा। तो अनुकूल का मतलब होता है किसी के अनुसार होना। जैसे किसी आप कहीं पर जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके अनुकूल नहीं है, वो इन्वायरमेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब एडॉप्टेशन आपके लिए ठीक नहीं हुआ है। समझ रहे हैं बात को? ऐसे ही होगा। तो सब्जेक्ट में कैसे होगा? सब्जेक्ट में भी हम इसी तरीके से ध्यान रखेंगे कि जो टीचर होते हैं वो जो क्लासरूम में जो टीचिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं, जो लर्निंग एनवायरनमेंट बनाते हैं, सीखने के किस तरीके से तरीके पर एक मनोरंजनात्मक तरीके से पढ़ा देना जिम्मेदारी नहीं है, समझाना जिम्मेदारी है। पढ़ाने के बाद विद्यार्थी समझा या नहीं, पढ़ाने के बाद अगर विद्यार्थी फेल हो गया तो इसका मतलब शिक्षक 100% रिस्पॉन्सिबल है। पढ़ने नहीं आता, फेल हो जाता है, चलता है। तो इसलिए समझाना बहुत जरूरी है, और वही चीज प्रेजेंट टाइम में नहीं होता है। केवल अपना 40-45 मिनट का समय पूरा करके चले आते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये सब एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं, हालांकि ये निगेटिविटी है लेकिन कुछ पॉइंट दर्शा सकते हैं। तो एडाप्टेशन करना बहुत जरूरी है। कंटेंट में एडाप्टेशन कैसे करेंगे? मान लीजिए कि कोई जल पानी है, ठीक है, तो पानी को आप ठोस, द्रव, गैस अलग अलग रूपों में समझाते हैं ना, वो एडाप्टेशन हो जाता है। चित्र के माध्यम से समझा दीजिए, किसी पेड़ पौधे को चित्र के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से समझा दीजिए। देखिए एडाप्टेशन मतलब उनके लिए कैप्शनिंग कर दो, चित्र ले जाओ, वीडियो क्लिप ले जाओ, बहुत सारे तरीके होते हैं एडाप्टेशन के, या खुद उसमें शामिल हो जाओ। टीचर इज ऑलवेज रोल मॉडल। कोरिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद एंड अदर सब्जेक्ट, मैंने अभी बताया कि कौन कौन से सोशल साइंस के अंतर्गत सब्जेक्ट आते हैं, अदर सब्जेक्ट कौन कौन से, उन सब के बारे में भी पढ़िएगा। को करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? देखिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हम क्लास में किसी टॉपिक को लेकर के पढ़ा रहे होते हैं उसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं कहते, उसको करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो होता है जो हम किसी टॉपिक के माध्यम से, किसी गतिविधि से माध्यम से पढ़ा दे, जैसे खेल के माध्यम से, योगा के माध्यम से, किसी सॉन्ग के माध्यम से, गीत के माध्यम से, विजिट के माध्यम से। ऐसे जब आप एक्टिविटीज़ कराते हैं, ग्राउंड में ले जाकर कराते हैं, या वहाँ पर भी अगर आप क्लासरूम में भी अगर करते हैं तो डिफरेंट एक्टिविटीज जो मनोरंजन पैदा कर दे, ऐसी एक्टिविटीज़ वो सबको करिकुलर एक्टिविटीज़ कराती है। बहुत सारे हम कल्चरल इवेंट कराते हैं, वो सब हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आते हैं। उससे बच्चे के अंदर बहुत सारे सोशलाइजेशन, जो आपसी जो लगाव होता है वो डेवलपमेंट होता है, हेल्पिंग नेचर डेवलपमेंट होता है। इस सारी चीज़ों के विकास के लिए भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की जाती है। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग मटेरियल से सवाल आता है, क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। सीधा सीधा सा सवाल करता है कि आखिर क्यों जरूरी है। एंड प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से आप उसका मेंटेनेंस करेंगे। कई बार होता है कि हमारा जो एक बार हमने मटेरियल बना लिया वो बिगड़ जाता है, तो उसको फिर से बना लो, लेकिन नहीं, हमें नया खरीदना है। मेहनत हम खुद नहीं करते। देखिए आप खुद से जब क्रिएट करते हैं ना टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसको आप बेहतर एक्सप्लेन कर पाते हैं। बाजार से लाई हुई चीज़ों को आप बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना ध्यान रखिए। तो इम्प्रोवाइज्ड जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, जो मतलब सुधारित जिसे हम कहते हैं, कोई बिगड़ा हुआ था या नहीं था, तो हमें चीज़ें जो पड़ी थी उनसे हमने सुधार लिया, बना लिया, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, यूज कर लिया, वो इम्प्रोवाइज्ड। कल भी सवाल आया था साइंस एंड मैथ में, तो उसको भी डिटेल से पढ़िएगा। एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर सोशल साइंस कौन कौन सा हो सकता है। ग्लोब भी आप टीचिंग एड्स में या मटेरियल्स में आ जाता है आपका। इसके अलावा चार्ट पेपर, बहुत सारे मॉडल्स बनवाइए। टीचर्स की जिम्मेदारी होती है मॉडल्स का यूज करना, बनाना, खास करके स्पेशल बच्चों के लिए। और एचआई बच्चे जब जुड़ जाते हैं तो विजुअलाइजेशन मेन हो जाता है। साथ ही एडॉप्टेशन तो भूलिएगा मत, एडॉप्टेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। भाई देखो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में एडॉप्टेशन कैसे करेंगे, जो टीएलएम होगा ना वो कंटेंट से रिलेटेड होगा, और अगर कंटेंट से रिलेटेड नहीं है तो एडॉप्टेशन हुआ ही नहीं। हम शब्द भी लिख लें, चित्र भी बना लें, पॉसिबल हो सके तो साइन लैंग्वेज का चित्र भी क्लिप बना के लगा दें। अगर हमें खुद साइन लैंग्वेज आती है तो बहुत बढ़िया। वैसे एचआई के फील्ड में है तो साइन लैंग्वेज आना जरूरी है। हो सकता है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम इंटरप्रेटर रख लेंगे, अच्छी बात है, इंटरप्रेटर हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन आप एचआई के फील्ड से आपको साइन लैंग्वेज आनी चाहिए।
इसीलिए ज़रूरी भी है आना। और सीखिए, यूट्यूब में भी वीडियोस मौजूद हैं, ISLRTC ने अपलोड करके रखा हुआ 10,000 शब्दों की डिक्शनरी भी क्रिएट करके रखी है, आप वहाँ से खरीद भी सकते हैं उससे। तो कई सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। इसके अलावा हार्ड ऑफ हियरिंग और हियरिंग, डेफ, इन सब में कई बार अंतर पूछ लेता है। हियरिंग कम्युनिटी और डेफ कम्युनिटी में अंतर लिखिए। अगर हमें सोशल साइंस को डेफ कम्युनिटी और हियरिंग कम्युनिटी को पढ़ाना है तो उसमें क्या कठिनाइयाँ आएंगी, उसमें डेफ में पढ़ाने के लिए और हियरिंग में नहीं आएंगी, या उनमें दोनों में क्या आएंगी क्या नहीं आएंगी, तर्क दीजिए। ऐसे कई सारे सवाल हो सकते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को पढ़ाने के लिए एक विशेष शिक्षक की कक्षा में अगर कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड है तो उसको किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो मैंने बताया ना कि वो टोटल TLM का यूज़ करके एंड आपका साइन लैंग्वेज का यूज़ करके, कैप्शनिंग का यूज़ करके, विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करके, एंड जो अदर मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आते ही आते हैं। प्रोजेक्ट मेथड्स पूछ ही लेता है, जितने भी मैगजीन्स और मेथड्स, जो शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधियाँ, शिक्षण पद्धतियाँ, इनसे सवाल आता ही आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। आई होप कि आप इसे पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, बट ध्यान रखिएगा चीज़ों को कि पहली चीज़, आप जब एग्ज़ाम देते हैं ना तो कॉन्फिडेंस में रहा करिए। आप क्वेश्चन को देखते हैं, नहीं आ रहा होता है तो आप सोचते हैं कि मैं कैसे कर पाऊंगा, उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे, 4-5 बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अगर वो नहीं आ रहा तो 4-5 बार पढ़ने से आपका दिमाग दौड़ने लगेगा। यकीन मानिए, कम से कम 5 बार नहीं पढ़ना तो 10 बार पढ़ लो। माना कि 3 घंटे समय आपके पास होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ताक झांक नहीं करेंगे इधर उधर तो 3 घंटा बहुत होता है, कम नहीं होता, 3 घंटा बहुत होता है। ऑब्जेक्टिव्स को सूझबूझ के साथ किया करिए। आप उत्तर बगल में ही रहता है लेकिन हम खो जाते हैं कहीं पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अच्छे से करिएगा। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। मैं अगले में भी कोशिश करूँगा, बना दूँगा। सभी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए ताकि अन्य लोग भी देख सकें, समझ सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।